ते हैं। आयशा बाजी की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती इनके बहुत लंबे, घने और चमकीले खूबसूरत बाल थे। वो अक्सर तकरीबात में अपने घुटनों तक लंबे बाल खुले रखा करती थी। खुशबुओं की दीवानी थी, सो ज़्यादा वक्त खुशबुओं में बसी होती थी। ये वाकया उनकी शादी के बाद का है। एक दिन का जिक्र है कि वो अपने खुले लंबे बालों के साथ एक शादी की तकरीब में शरीक थीं। तकरीब में सबसे मिलकर वो दुल्हन से मिलने गई। दुल्हन पर किसी गैर मरई मखलूक का कब्जा था, और क्योंकि आज इसकी शादी थी, सो इस मखलूक को इसे छोड़ना था, या वो आयशा बाजी से ज़्यादा मुतासिर हो गया। ये बात बाद में एक आमिल ने बताई थी। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। आयशा बाजी दुल्हन से मिलने गईं तो दुल्हन ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से आयशा बाजी को देखा और इन्हें झटका सा लगा। वो दुल्हन से हाथ मिलाकर आई तो बिल्कुल बदली हुई आयशा बाजी थी, सुर्ख सुर्ख आंखों वाली। शादी की बाकी तकरीब में इन्होंने बड़ी खामोशी और बड़े खोए हुए अंदाज में शिरकत की थी। आयशा बाजी की इस बदली हुई सूरत हाल के हवाले से पहला धमाका इस वक्त हुआ जब तकरीब से वापसी पर इन्होंने लिबास तब्दील करते ही अपने शोहर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया था। और जब शोहर ने इन्हें हैरत से देखा तो इन्होंने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शोहर को घूरा था और इनकी आवाज़ मर्दाना हो गई थी। इस तरह क्या देख रहा है, कहा ना कमरे से बाहर निकल जा। आयशा ने बड़े ही जलाली लहजे में कहा था। आयशा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? आयशा बाजी के शोहर अहमद ने डरते डरते पूछा था। कौन आयशा? मैं शम्स हूँ, और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा कभी इस कमरे का रुख न करना। आयशा बाजी ने और ज्यादा जलाली आवाज में कहा था तो इनके शोहर, जो पहले ही इनकी आवाज और अंदाज से डरे हुए थे, इन्होंने फौरन ही बाहर की जानिब दौड़ लगा दी और अपनी अम्मा के कमरे में जाकर दम लिया था। अहमद की वालदा ने अपने बेटे की जो ऐसी हालत देखी थी तो वो होल कर रह गईं। और फिर बेटे की जुबानी तमाम वाकया सुनकर तो इनकी हालत गैर हो गई। बहू को कितनी बार तो मना किया था कि इतने लंबे बाल हैं, बांध कर रखा करो, मगर मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं थी। सास ने खौफ के आलम में भी जले दिल के फपोले फोड़े थे। अम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं, चलकर पहले इसे देख तो लें, अहमद ने झंझला कर कहा था। हाँ चलो देखते हैं, माँ ने फौरन ही कहा था। और फिर वो दोनों आयशा बाजी के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। और जब अंदर दाखिल हुए थे तो इन्होंने देखा कि आयशा अपने बाल पूरे बेड पर बिछाए इन पर बड़ी नरमी से हाथ फेर रही थी। वो इन दोनों को देखते ही उठ खड़ी हुई थी और इनकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। तो फिर आ गया, लगता है तुझे अपनी जान अजीज नहीं, और अब तो हमायती भी साथ लाया है, मगर ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आयशा बाजी ने मर्दाना आवाज में चीखते हुए कहा था। मगर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? अम्मा ने डरते डरते सवाल किया। तेरे बेटे को बताया तो है, हम शम्स हैं, हमारा ताल्लुक कौम इजना से है। और रह गई बात कहाँ से आने की, तो हमें आज इस दुल्हन को छोड़ना था, क्योंकि ये हमारा एक आमिल से किया हुआ वादा था, और हम अपने वादे के सच्चे होते हैं। बस जब हम दुल्हन को छोड़ने वाले थे तो हमें अचानक ये नजर आ गई और अच्छी लगी, तो हम इसके साथ आ गए। फिर जरा देर की खामोशी के बाद कहा गया था, अभी अभी अचानक हमारा बुलावा आया है, हम जा रहे हैं, मगर फिर दोबारा आते हैं। आयशा बाजी के मुंह से ये अल्फाज निकलने के साथ ही इन्हें जोरदार झटका लगा था और वो जमीन पर गिर पड़ी थी। और फिर जब वो उठी थी तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जैसे बहुत ज्यादा मुशक्कत की हो। वो बड़ी नकाहत ज़दा आवाज में अपनी सास और शोहर से मुखातिब हुई थी। अम्मा, आप यहाँ कैसे? और अहमद, आप अब तक सोए नहीं? हाँ हाँ, ये भी सो जाएगा, पहले तो तुम सो जाओ। अम्मा ने आयशा बाजी का हाथ नरमी से थाम कर इन्हें बेड पर लिटाते हुए चादर उड़ा दी। और फिर वो दोनों माँ बेटे फौरन ही इस कमरे से बाहर निकल आए थे। वो रात अहमद ने अपनी माँ के कमरे में गुजारी थी। इस रात के बाद ये सिलसिला चल निकला। आयशा बाजी को अपने शोहर अहमद का वजूद कमरे में गवारा नहीं था। यूं उस जिनज़ादे शम्स ने इन लोगों को कोई ऐसी तकलीफ ना दी थी। वो बस अपने हाल में मस्त रहने लगी थी। घर के कामों और दूसरी जिम्मेदारियों से तो जैसे बिल्कुल वो फारिग हो गई थी। इन्होंने अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल छोड़ दिया था।
हुलिया से बेहुलिया हो गई थी। हर वक्त गंदी हालत बनाकर फिरती रहती। हफ्तों नहाती नहीं थी कि जिस्म से बू आने लगती। कपड़े न बदलती। सास जबरदस्ती नहलवाती और कपड़े बदलवाती, जबकि दूसरी तरफ वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। इनके सजे संवरे बालों से एक अजीब सी बू उठती रहती थी। वो तन्हाई में भी अक्सर जैसे किसी से बातें करती रहती थी। कहाँ वो हर वक्त तैयार खूबसूरत साइमा बाजी और कहाँ ये मैली कुचैली हालत। साइमा बाजी खाने बैठती तो एक साथ 10-10 रोटियां खा जाती। इनकी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही थी। अहमद का वजूद तो वो एक मिनट के लिए अपने कमरे में बर्दाश्त न करती थी। इसी दौरान में आयशा बाजी की सास और मियाँ जी ने इनके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की थी। शुरू शुरू में तो वो समझे कि ये कोई नफसियाती चक्कर है और वो साइमा बाजी को मुल्क के मायाना साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, मगर उनकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। बिल आखिर वो थक हार कर आमलों के चक्करों में पड़ गए। बहुत से मुख्तलिफ आमिल बुलाए गए, मगर कोई भी आमिल इस मखलूक के मुकाबले पर ना ठहर सका। कई आमिल अपनी जान की बाजी भी हार गए। बिल आखिर किसी ने लाहौर के किसी आमिल का पता बताया था, तो अहमद फौरन ही लाहौर जाकर इस आमिल को लेकर आ गए। इस आमिल ने मिट्टी की एक बड़ी सी हांडी मंगवाई और फिर एक हसार खींचकर इसमें अहमद और इसकी वालदा को बिठाकर कहा था, बाहर निकलने की सूरत में नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बाद जब आमिल ने अमल करना शुरू किया था, तो साइमा बाजी एकदम से भड़क कर उठ खड़ी हुई थी। जा, चला जा यहाँ से, क्यों अपनी जान के दर पर है। मगर आमिल इसकी बात का कोई जवाब न देते हुए मसरूफ़ अमल रहा था। इसके बाद साइमा बाजी कभी रोती गिड़गिड़ाती माफिया मांगती, कभी संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देने लगती और फिर आखिरकार वो बेदम होकर गिर पड़ी थी। ये हालत देखते ही उनकी सांस उठकर हिसार से बाहर आ गई। फिर क्या था, साइमा बाजी एक झटके से खड़ी हुई और सास की गर्दन दबोचकर आमिर से कहने लगी, अभी और इसी वक्त इस घर से दफा हो जा, वरना इस बुढ़िया को मैं अभी जान से मार डालूंगा। आमिर बाबा ने हिसार खींचने से पहले सास और मियाँ को ये बात समझा दी थी कि किसी भी सूरत में हिसार से बाहर नहीं आना। ये शम्स की एक चाल थी। सास की जान का खतरा देखकर आमिर उसी वक्त घर से निकल गया और अगले दिन मगरिब से पहले आया और हिसार खींचकर सास और मियाँ को महफूज कर लिया और इस दफा सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपने इस हिसार से नहीं निकलना। आमिर ने अपना अमल शुरू किया। देखते ही देखते आयशा बाजी अपने कमरे से बाहर आई और भागते हुए आमिर के पास आई। तू आज फिर आ गया, कहा तो था अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहाँ मत आना। आमिर बाबा इसकी बात का कोई जवाब न देते हुए मसरूफ अमल रहे। इसके बाद आयशा बाजी कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी माफिया मांगती, कभी खुद को जख्मी कर लेती, लेकिन इस दफा सास और मियाँ हिसार से नहीं निकले थे। आमिर बाबा ने अपना अमल जारी रखा था। आखिरकार थक हार कर वो बेदम होकर गिर पड़ी थी। आयशा बाजी के बेहोश होने के बाद आमिर ने अपना अमल मुकम्मल करके हांडी का मुंह सख्ती से बंद करने के बाद इस पर एक कड़ा लगाकर कुंडा लगाया था और फिर इस पर ताला डाल दिया था। इस ताला लगी हांडी पर कुछ बढ़कर फूंकने के बाद चूल्हा चलवा कर वो हांडी इसी चूल्हे पर रखती थी। जरा देर बाद ही इस हांडी से असियतनाक चीखें बुलंद होने लगी थी और फिर हांडी के मुंह किनारों से ताज़ा ताज़ा खून रसने लगा था। कुछ देर बाद हांडी से खून निकलना और आवाज़ें आना बंद हो गई थी, तो आमिर ने वो हांडी अहमद को देकर कहा, इसे जाकर समुंदर में डाल दो। अब वो कभी इस बच्ची को परेशान नहीं करेगा, मगर बच्ची को भी समझा दो कि खुदा कभी कोई अच्छी चीज दे तो इसकी कदर करते हैं, इसे नुमाइश का जरिया नहीं बना लेते। इसके बाद आयशा बाजी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन एक अहम बात ये हुई थी कि इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर इनके यहाँ एक बच्चे की वलादत हुई थी, जिसका साइज एक बड़े टिड्डे के बराबर था। वो बच्चा पैदाइश के फौरन बाद ही मर गया था। आयशा बाजी के यहाँ इसके बाद भी यके बाद दीगरे ऐसे ही कई बच्चे पैदा हुए और वो मर गए।
ये सूरत हाल देखकर इन्होंने फिर रूहानी इलाज करवाना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद इनके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि वजन वगैरह में नॉर्मल था मगर मेंटली एबनॉर्मल था। उसके बाद आयशा बाजी ने औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी और अब इसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं जो कि जवानी की हदूद में दाखिल हो गया है मगर इसका जहन अब तक बच्चे की मानद है। गोया इस मखलूक ने इन्हें माफ नहीं किया था और उसका मनहूस साया उनकी जिंदगी पर हमेशा रहा। मेरी रब ताला से दुआ है, ए अल्लाह हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख, कभी किसी इंसान पर इस आजमाइश की घड़ी को ना लाना। आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।